ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुमिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, तभी एक ठंडी सी हवा पूरी बिल्डिंग में भर जाती है। बर्जर्कर्स डिजास्टर अब बाओ चू के लिए आता है। एक जबरदस्त प्रेशर बिल्डिंग पर गिरता है, सीधा बाओ क्यू के शरीर पर। वो कांप उठती है, दांतों को भींचते हुए रेजिस्ट करती है, लेकिन सुमिंग आंखें बंद किए खड़ा रहता है। अब आगे सुमिंग सोचता है, क्या मुझे हक है इसका मास्टर बनने का? ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल ये बर्जर्कर्स का सेक्रेड वेसल है। ये वो खजाना था जो पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने अपने डिसेंडेंट्स के लिए छोड़ा था। एक ऐसा ब्लेसिंग जो सब आउटसाइडर्स को डराने के लिए था। ये वो ट्रेजर था जो डी तियन को भी, जिसने यहां अपने 2 क्लोन्स भेजे थे और इविल सेक्ट के जियन को मजबूर करता है कि वो सिर्फ इस बेल के उतरने के रूल्स बदल सकें, पर कभी इसे डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत न करें। शायद वो लोग चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सकते। सुमिंग अपने दिल में सोचता है, वो एक माउंटेन और रिवर की पावर ही बर्जर्कर सोल रेल्म के लेट स्टेज के बर्जर्कर की लिमिट के बराबर है। अगर इसने पूरे 9 माउंटेन्स, रिवर्स और डेजर्ट्स की पावर अनलीश कर दी, तो वो वेव किस लेवल का कल्टीवेशन पावर दिखाएगी। सुमिंग अपनी आंखें खोलता है। उसके पीछे बाओ चू का पूरा बदन कांप रहा है। उसके चेहरे पर स्ट्रगल दिखती है। उसके दोनों हाथों पर सील्स लगातार बदल रहे हैं और वो अपने दांतों को मजबूती से भींचे रहती है। उसने सुमिंग से कोई हेल्प मांगने की कोशिश नहीं की। जैसे ही वो ब्लड रेड स्क्रीन पूरा बिल्डिंग को एक्सपोज करता है, बाओ चू का आउटसाइडर होने का प्रेजेंस और उसका पावर ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल के नीचे क्लियरली सामने आ जाता है। उसका पावर सोल ट्रांसफॉर्मेशन और सोल फॉर्मेशन स्टेज के इमॉर्टल के बीच का है। पर जैसे ही ये पावर वेव्स सामने आती हैं, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल उस पर तेज रफ्तार से उतर आता है। पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है। बाओ चू के सामने जो इल्यूजरी फीमेल स्टैच्यू खड़ी थी, वो तुरंत क्रम्बल होकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। बाओ चू एक बड़ा सा ब्लड का माउथफुल उगलती है। चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है और वो ऐसे लगती है जैसे उसका पूरा जिस्म दबकर अभी टूट जाएगा। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल और 5 फीट नीचे उतरता है। ये ऐसा लगता है जैसे किसी डूबते हुए इंसान के ऊपर एक और भारी बोझ आ गिरा हो, जो उसे गहरे पानी में घसीट रहा हो। बाओ चू की आंखों में डिस्पेयर भर जाता है। जैसे जैसे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल नीचे आता है, एक हल्का सा इल्यूजरी बेल का शैडो दिखता है जो उस लड़की पर गिर रहा है। अब वो बेल बिल्डिंग को छूकर उसके वॉल से गुजरता हुआ अपना मिशन शुरू करता है, सभी आउटसाइडर्स को मारना। सुमिंग धीरे से सांस भरता है और मुड़कर देखता है। जैसे ही वो इल्यूजरी बेल बिल्डिंग को पार करके बाओ चू की गर्दन पर गिरने ही वाला होता है, सुमिंग एक कदम आगे बढ़ता है। उसी पल वो अपना दायां हाथ उठाता है और उस गिरती हुई बेल को जेंटली रोक लेता है। इस टच के साथ ही सुमिंग के पूरे जिस्म में एक तेज झटका लगता है, पर उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह काम रहता है। वो इल्यूजरी बेल अब नीचे गिरना बंद कर देती है और उसके हाथ पर रुक जाती है, फोर्सफुली स्टॉप हो जाती है। जैसे ही सुमिंग का हाथ उस इल्यूजरी बेल को छूता है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल आसमान में एक लंबी घंटी की आवाज निकालता है। उसी वक्त एक बहुत ही पावरफुल विल तुरंत सुमिंग के दिल में उतर आता है। वो विल कुछ बोलता नहीं, बस एक ठंडी और प्राचीन हवा का एहसास देता है। वो सुमिंग के शरीर को स्कैन करके वापस आसमान में चला जाता है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल के पास। पर तुरंत ही और भी ज्यादा भारी प्रेशर नीचे उतरता है, जैसे वो सुमिंग को बाईपास करके सीधा बाओ चू को कुचलना चाहता हो। तभी आसमान में एक माउंटेन अपीयर होता है। वो माउंटेन 1 लाख फीट ऊंचा है, बादलों को छूता हुआ, चाहे वो सिर्फ एक इल्यूजन हो। जैसे ही वो नजर आता है, इविल स्पिरिट सेक्ट के सभी लोगों के चेहरे पर शॉक आ जाता है। शेनडोंग की आंखों में भी एक चमक आ जाती है। अब तक सिर्फ शेनडोंग ही वो बंदा था जो बर्जर्कर्स डिजास्टर के दौरान ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल को प्रोवोक करके माउंटेन और रिवर को मैनिफेस्ट करा सका था। बाकी सबको ये राइट नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ उसका प्रेशर ही उनको मार सकता था। शेनडोंग धीरे से बोलता है, बाओ चू। वो माउंटेन आधा आसमान घेरे हुए नीचे आता है। वो हरा भरा है और उसकी लाइफ फोर्स से पूरा महल भर जाता है। फिर सीधा उस बिल्डिंग पर गिरता है जो ब्लड रेड स्क्रीन से बाहर निकल रहा था। बाओ चू सुमिंग के पास खड़ी है और वो आंखें फाड़कर देखती है। वो माउंटेन की पावर को क्लियरली फील कर सकती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बर्जर्कर्स डिजास्टर में उसके सामने कोई माउंटेन मैनिफेस्ट हो जाएगा। सुमिंग की आंखों में एक चमक आती है। उसे तुरंत समझ आता है कि उसका पहले का एनालिसिस गलत था। जैसे ही ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल अपना विल उसके शरीर से वापस खींच लेता है और वो माउंटेन आसमान में उतरता है, उसे पता चलता है कि वो बाओ चू के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए है।
सुमिंग के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो माउंटेन उसे मारने नहीं आया। उसमें कोई ट्रू किलिंग इंटेंट नहीं है। यह बात सिर्फ सुमिंग ही समझ सकता था। कोई और बंदा सिर्फ बर्जर्कर्स डिजास्टर का डर देखता। सुमिंग सोचता है, तुम जो मुझ पर कोई किलिंग इंटेंट नहीं रखते, ये माउंटेन जो मेरी वजह से मैनिफेस्ट हुआ और अब मुझ पर गिर रहा है, अगर तुम मुझे मिटाना नहीं चाहते तो इसका मतलब है ये एक ट्रायल है। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट के साथ चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर स्माइल गहरी हो जाती है। बाकी सब लोग ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल से डरते हैं, पर सुमिंग का दिल उसके लिए अलग है। वो इस सेक्रेड वेसल के लिए रिस्पेक्ट फील करता है, उसकी परसिस्टेंस के लिए, जैसे उसका पुराना हान माउंटेन बेल के साथ था। चाहे यह सिर्फ एक ट्रेजर हो, सुमिंग फिर भी इसे रिस्पेक्ट देता है। जब वो माउंटेन और ज्यादा पास आता है, सुमिंग अपना दायां हाथ उठाता है, अपने अंगूठे से इंडेक्स फिंगर पर स्वाइप करता है। एक पतला सा वूंड खुलता है और लाल खून उसकी उंगली को रंग देता है। सिर उठाकर वो माउंटेन की नजदीक आती पावर को महसूस करता है, जबकि बाओछू और तेज कांप रही है। उस मोमेंट वो अपनी खून से भीगी उंगली बाओछू के माथे के बीच प्रेस करता है। उसके ब्राउज के बीच एक ब्लड का मार्क बन जाता है। जैसे ही वो मार्क लगता है, बाओछू शॉक में जम जाती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि अब उसके ऊपर से पूरा प्रेशर गायब हो गया है, जैसे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल ने उसे इग्नोर कर दिया हो, जैसे बर्जर्कर्स डिजास्टर ने उसे माफ कर दिया हो। बाओछू का दिल तेज धड़कने लगता है। वो शॉक और क्वेश्चन से भरी आंखों से सुमिंग को देखती है। उसके दिल में एक तूफान चल रहा है। यह कैसे मुमकिन है? यह बंदा कौन है? इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? कहां से आया है? और इसका ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल से क्या कनेक्शन है? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमे जा रहे हैं। तभी आसमान गूंज उठता है। वो माउंटेन बिल्डिंग के अंदर सीप करता है। ईवल स्पिरिट सेक्ट के सबको लगता है कि बाओछू ही उस माउंटेन का सामना कर रही है। किसी को नहीं पता कि अंदर सुमिंग है। सुमिंग अपना दायां हाथ उठाता है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ते हैं। उसकी रोब्स फ्लटर करती हैं। वो आंखें तिखी करके इल्यूजोरी माउंटेन को देखता है, जो उसकी सोल को कुचलने आता है। और जैसे ही वो नजदीक आता है, सुमिंग तुरंत अपना हाथ ऊपर धकेल देता है। एक दबे हुए धमाके की आवाज गूंज उठती है, जो रिपल की तरह ईवल स्पिरिट माउंटेन में फैलती है। पर यह आवाज कानों से नहीं, सिर्फ सोल से सुनी जा सकती है। जिसने भी यह सुना, वो सब कुछ देर के लिए डेज हो जाते हैं, चाहे शेनडोंग ही क्यों ना हो। वो साउंड उनके दिमाग में घूमता रहता है, छोड़ता नहीं। उस पल बाओछू एक ऐसी चीज देखती है जो उसके लिए हमेशा यादगार बन जाएगी, उसकी सोल में हमेशा के लिए कार्व हो जाएगी। वो देखती है, सुमिंग मुस्कुराता है। जैसे ही उसका हाथ इल्यूजोरी माउंटेन को छूता है, उसके आसपास एक और इल्यूजोरी बेल मैनिफेस्ट होता है। एक बेल जो उसे पूरी तरह कवर कर लेता है। उस बेल पर एक 9 हेडेड बीस्ट का धुंधला सा शैडो दिखाई देता है। उस पर माउंटेन्स, रिवर्स या डेजर्ट्स की पिक्चर नहीं बनी है, पर उस बेल को देखकर बाओछू का दिल हिल जाता है। उसे लगता है जैसे वो खुद ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल देख रही हो। सोल ओनली साउंड और माउंटेन की पावर का क्लैश, दोनों मिलकर वो पावर बेल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और फिर पूरा सुमिंग के हान माउंटेन बेल में समा जाता है। जब वो माउंटेन का पूरा पावर डिसॉल्व होकर सुमिंग के बेल में मर्ज हो जाता है, उस बेल के सरफेस पर 9 हेडेड ड्रैगन के साथ एक आसमान छूने वाला माउंटेन का नक्श उभर आता है। तभी एक ठंडी और प्राचीन आवाज सुमिंग के दिमाग में गूंजती है, तेरा आना मेरे मास्टर लाई शान शिव के छोड़े गए लॉज के मुताबिक है। जब आउटसाइडर्स हमारे बर्जर्कर्स के जमीन पर कब्जा करते हैं, तब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर उतरता है। उसके 99 लेयर्स हैं और जो भी टॉप तक पहुंचता है वो मेरा नया मास्टर बनता है। उसे लाइशन शिव का सभी वर्ल्ड्स पर एपिफनी मिलेगा और वो लाइफ को समझ लेगा। तेरा पावर अभी मेरी पूरी पावर को झेलने के लायक नहीं है। मैं तुझे एक माउंटेन का सील देता हूं और इसके साथ तुझे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर में घुसने का हक मिलेगा और ब्लड ट्रेल पाथ को एक्टिवेट करने का भी। तू पहला है जो माउंटेन का सील पाता है। जब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर उतरेगा, तेरे बाद 26 और लोग इसे एंटर करने का राइट पाएंगे। यह आवाज खत्म होती है। सुमिंग की आंखों में फोकस भर जाता है। ब्लड रेड स्क्रीन तुरंत बदल जाती है, बिल्डिंग को वापस कंसील कर देती है। बाहर एक और इविल स्पिरिट सेक्ट का बंदा दिखाई देता है, जो बर्जर्कर्स डिजास्टर को ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा है। सुमिंग के दिल में यह आवाज घूमती रहती है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर। लगता है यह टावर तभी डिसेंड करेगा जब कुछ स्पेशल कंडीशंस पूरी होंगी। आउटसाइडर्स का हमारे लैंड पर होना और मेरा होना। ली शनशु, उसकी आंखों में एक सोच भरी नजर आती है।
बाओचू अब भी सुमिंग को शौक और रिस्पेक्ट भरी आंखों से देखती है। चाहे ये मास्टर सर्वेंट कनेक्शन की वजह से हो या उसके स्ट्रेंथ की वजह से, सभी रेसेस हमेशा स्ट्रांग को रिस्पेक्ट करते हैं। ये सभी वर्ल्ड्स का इटर्नल लॉ है। बाओचू धीरे से बोलती है, धन्यवाद मास्टर। वो उठकर अपने हाथ जोड़कर सुमिंग को बाव करती है। सुमिंग अपने ख्यालों में डूबा रहता है और वो बाओचू पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद बाओचू अपने आप को सीधा करती है, चुपचाप एक साइड खड़ी रहती है। कभी कभी उसकी नजर सुमिंग पर पड़ती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन उभर आता है। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां इस इंसान से मिलूंगी। असल में उस मोमेंट पर जब सुमिंग ने अपना खून उसके ब्राउज के बीच स्मीयर करके बर्जर्कर्स डिजास्टर को उससे मिटा दिया, बाओचू शॉक में थी। लेकिन उसके साथ ही उसे एक और इंसान याद आता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे मिलेगी और वो उसका मास्टर बन जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता है। टावर के बाहर का माहौल बिल्कुल शांत रहता है, पर आसमान में अभी भी प्रेशर और बेल चाइम्स की गूंज चालू है। जैसे जैसे आसमान अंधेरा होता है और मिडनाइट का समय आता है, ईविल स्पिरिट सेक्ट में उस दिन तक 30 से ज्यादा लोग बर्जर्कर्स डिजास्टर में मर चुके होते हैं। ये सब लोग ज्यादातर वो बर्जर्कर्स थे जो अपना ब्लड इनहेरिटेंस बदल चुके थे, जो अपने एंसेस्टर्स को छोड़कर ईविल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने लगे और अपने असली खून को बिट्रे कर गए। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल सिर्फ ईविल स्पिरिट सेक्ट के ऊपर ही नहीं आता। उस दिन उसका जिस्म ईविल लस्ट सेक्ट, ईविल डस्ट सेक्ट और ईविल इमॉर्टल सेक्ट के ऊपर भी घूमता है। और कुछ इमॉर्टल्स जो किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करते पर गलती से अपना पावर जमीन पर रिवील कर देते हैं, उनके ऊपर भी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल डिसेंड करके उन्हें तुरंत मार देता है। मिडनाइट के समय जब ईविल स्पिरिट सेक्ट में और कोई इमॉर्टल नहीं बचा जो बर्जर्कर्स डिजास्टर फेस करे, वो ब्लड रेड लाइट पूरी जगह कवर कर देती है, जैसे उसने ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल की आंखों को छुपा दिया हो ताकि वो आउटसाइडर्स के पावर वेव्स को न देख सके। धीरे धीरे वो बेल फेड होना शुरू हो जाता है और अब उसका अगला आना सिर्फ 50 साल बाद होगा। समय के साथ सुमिंग की आंखों में एक चमक उभर आती है। वो कुछ कदम चलकर खिड़की के पास आता है और अंधेरे आसमान को देखता है, उस सीन का इंतजार करता है जो सुबह होने के बाद दिख सकता है। सुमिंग अपने दिल में सोचता है, उस वॉइस के हिसाब से ये ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर। और तभी सुबह हो जाता है। उस दिन का वो सुबह का सीन ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के लोगों के लिए कभी भूलने लायक नहीं होगा। वो उनकी यादों में हमेशा के लिए काव हो जाएगा। इमॉर्टल सेक्ट्स और ईविल सेक्ट के सब लोग जो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में डिसेंड हुए थे, वो सब एक चीज का इंतजार कर रहे थे बहुत समय से, पर वो कभी नहीं आई। और उस दिन वो चीज आई। ईविल सेक्ट का जीएन ने अपना बहुत ज्यादा पावर खर्च करके ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल के डिसेंट के रूल्स बदल दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी उस चीज का इंतजार कर रहा था। पर किसी को नहीं पता था कि वो चीज आने के लिए एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। सभी इमॉर्टल सेक्ट्स और डीथियन के क्लोन को सिर्फ इतना पता था कि आउटसाइडर्स की पूरी गिनती बर्सर्कर्स के लैंड पर होनी चाहिए। पर सालों तक जब और आउटसाइडर्स यहां आते रहे, फिर भी वो चीज नहीं आई। इसलिए सबने बिना प्लान बनाए एक ही फैसला लिया, एक ह्यूज स्केल प्लान जो उनके सेक्ट की बहुत ज्यादा पावर और डिवाइन एबिलिटीज कंज्यूम करेगा और उन्हें एक अनइमेजिनेबल प्राइस देना पड़ेगा। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स को साउथ मॉर्निंग से टकराना पड़ेगा। किसी को नहीं पता था कि वो चीज कैसे बुलाई जा सकती है, तो सबको ट्रायल एंड एरर करना था। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स और साउथ मॉर्निंग का कलिजन उनका डेस्परेट गेस था। यही वजह थी कैटास्ट्रोफी ऑफ ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की। ईविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट्स के डिवाइनर्स के प्रेडिक्शंस अलग अलग थे, पर एक बात सेम थी, दो कॉन्टिनेंट्स का टकराना उस चीज के लिए एक की लाएगा। किसी को नहीं पता था कि वो की क्या है, पर सबको लगता था कि पहली बर्जर्कर्स डिजास्टर पोस्ट क्रैश ही वो मोमेंट है जब चेक होगा कि वो की आई या नहीं। अगर आई तो उनका प्रेडिक्शन सही, अगर नहीं तो वो और तरीके ट्राई करते रहेंगे। इसी वजह से सब इमॉर्टल सेक्ट्स ने अपने बेस्ट प्रोडिजीज यहां भेजे। बेलिंग, चेनसेन, चेनचोंग, सिकोंग, बिफेंग, ईविल सेक्ट और जस्टिस हेवन डाओ का येवांग सब यहां डिसेंड हुए। उनके ट्रायल्स तब शुरू होंगे जब वो चीज आएगी और उन्हें साउथ मॉर्निंग और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के सील्ड लिम्स ढूंढने भेजा गया था, क्योंकि शायद वो भी उस रिक्वायरमेंट से कनेक्टेड था। वो चीज सबसे ज्यादा डिजायर्ड थी और वो कनेक्टेड थी पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स से। जैसे जैसे इमॉर्टल्स ने बर्जर्कर्स का टेरिटरी ऑक्यूपाई किया, उनके पुराने सीक्रेट्स खोलने लगे और उनकी रिस्पेक्ट की वजह समझने लगे। उन्हें एक सीक्रेट मिला,
ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में एक टावर है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर। उसके 99 लेयर्स हैं और जो भी फाइनल लेयर तक पहुंचता है उसे पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का एपिफनी टुवर्ड्स वर्ल्ड प्लेन्स और प्लेन कल्पा मिलता है। वर्ल्ड प्लेन्स का एपिफनी शायद कुछ स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल्स को न खींचे, पर प्लेन कल्पा का एपिफनी ये उनका सपना है। ये उनके कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू के लिए एक प्राइसलेस सोर्स हो सकता है। और उस टावर में पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के डिवाइन एबिलिटीज, आर्ट्स, मेडिसिनल कोर्स और उसका प्राइसलेस ट्रेजर रखा है, सब कुछ जो इमॉर्टल्स के दिल को हिला दे। पर सबसे इंपॉर्टेंट, उनका एनालिसिस ये कहता है कि फाइनल लेयर में एक और बड़ा सीक्रेट छिपा है, एक क्लू जो ग्रेट यू बैरन कॉल्ड्रन तक ले जाता है, बर्सर्कर्स का सबसे बड़ा ट्रेजर। ये वही ट्रेजर था जिसका ऑर्डर सेक्रेड मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड के मॉर्निंग डाउ प्लैनेट से एंशिएंट टाइम्स में आया था। सेक्रेड मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड के सभी कल्टीवेटर्स, तुम्हें डाउस रूट्स के कॉल्ड्रन को ढूंढना है, जो ग्रेट यू बैरन कॉल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। मैं दाओ चेन यिबो, जो इस कॉल्ड्रन को पाएगा उसे अपनी इनहेरिटेंस दूंगा और वो सेक्रेड मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड का सॉवरेन बनेगा। सुमिंग को यह सब कुछ नहीं पता, पर फिर भी वो खिड़की के पास खड़ा आसमान को देखता रहता है, उस सीन का इंतजार करता है जो वॉइस ने उससे बताया था। वो अकेला नहीं है। इविल स्पिरिट सेक्ट का ग्रैंड सेक्ट एल्डर होने के नाते शेनडोंग भी आसमान को घूर कर देखता है। शेनडोंग अपने दिल में सोचता है, बस इस बार काम हो जाए। बर्जर्कर्स की लैंड का मिस्ट्री इतना गहरा है कि उन पुराने मॉन्स्टर्स का असली बॉडी नहीं आ सकती। जी आन सिर्फ अपना क्लोन भेज सकता है। शायद मुझे सेक्ट के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का चांस मिल जाए। इविल डस्ट सेक्ट, इविल लस्ट सेक्ट के ग्रैंड सेक्ट एल्डर्स भी ऐसे ही आसमान को एंक्शसली देख रहे होते हैं। इमॉर्टल सेक्ट्स में भी डीतियन का क्लोन अपने ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट के कोर्टयार्ड में खड़ा कोल्ड फेस के साथ आसमान को तक रहा है। उसकी आंखों में एक तेज चमक है। हिडन ड्रैगन सेक्ट, स्काई मिस्ट डाओ और स्काई मिस्ट के एंसेस्टर के साथ खड़ी तियन लान मेंग और तियन लान यू सभी उस रात को शांत नजर से देख रहे हैं। तियन लान यू का चेहरा बिल्कुल आइस की तरह ठंडा और तियन लान मेंग के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड और उदासी एक्सप्रेशन है। और फिर जैसे ही डॉन खत्म होती है, पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के आसमान को देख रहे सब लोग शॉक में आ जाते हैं। वो लंबी स्काई क्रैक जो 50 साल पहले बंद हो गई थी, इस बार बंद नहीं होती, बल्कि उसके अंदर से ब्रिलियंट लाइट फूट पड़ता है। पूरा आसमान एकदम रोशनी से भर जाता है, एक भी डार्क स्पॉट नहीं बचता। तेज धमाकों की आवाज गूंजती है और वो क्रैक तेज रफ्तार से फैलकर बड़ी होती है। जैसे ही वो और फैलता है, उसके अंदर से एक जाइगेंटिक चीज डिसेंड करने लगती है, जैसे एक विशाल रॉक जो क्रैक को तोड़ रहा हो। वो क्रैक गिरकर लाखों फीट चौड़ा एक जाइगेंटिक पिट बन जाता है और उस पिट से नीचे गिरता है एक इमेंस ऑक्टागोनल टावर का बेस। एक जबरदस्त धमाके के साथ वो पूरा लैंड हिला देता है और टावर नीचे लैंड कर खड़ा हो जाता है। नीचे जो माउंटेन था वो उसकी वेट से टुकड़े टुकड़े हो जाता है और टावर मजबूती से खड़ा हो जाता है। उसकी ऊंचाई ऐसा लगता है जैसे इन्फिनिट हो। ग्राउंड और स्काई के बीच का जो पार्ट दिख रहा है वो सिर्फ उसका आधा है। उसका बाकी हिस्सा अभी भी आसमान के पिट के अंदर है। ये टावर देखकर हर बंदा स्टन्ड रह जाता है। तभी वो यूनिक वॉइस गूंजती है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर आ चुका है। अब से तुम्हें 1000 दिन दिए जाते हैं ताकि तुम बची हुई 26 स्पॉट्स के लिए लड़ सको। 1000 दिन बाद तुम सबको अपने सैक्रिफाइसेस चढ़ाने होंगे ताकि ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर की ब्लड रेड लाइट 10 मिलियन ली तक फैल सके। जो भी सबसे ज्यादा इमॉर्टल सोल्स ऑफर करेगा वो 26 लोग टावर में एंटर करने का राइट पाएंगे। अगर सैक्रिफाइसेस इतने नहीं हुए कि ब्लड रेड लाइट 10 मिलियन ली तक फैल सके तो टावर कभी नहीं खुलेगा। इस टावर के अंदर मेरा प्राइसलेस ट्रेजर, मेरी डिवाइन एबिलिटीज, मेरी आर्ट्स और मेरे मेडिसिनल कोर्स हैं जो बर्जर्कर्स और इमॉर्टल्स दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें मेरा वर्ल्ड प्लेन्स का एपिफनी है, प्लेन कल्पा का एनलाइटनमेंट है जो मैंने सब वर्ल्ड्स को समझने के बाद हासिल किया, और मेरी जिंदगी का आधा कल्टीवेशन। और इस टावर के अंदर ग्रेट यू बैरन कॉल्ड्रन का क्लू है, बर्सर्कर्स का सबसे बड़ा ट्रेजर जो मैंने खुद दाओ चेन से छीन कर लिया था। मैं अपने लाइफ की कसम खाता हूं कि तुम्हें इस क्लू से वो कॉल्ड्रन जरूर मिलेगा। सुमिंग का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो आसमान को देखता है और उसके कानों में वो आवाज फिर गूंजती है, इस बार एरोगेंस और एक वाइल्डनेस के साथ। सुमिंग धीरे से बोलता है, फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स, लाई शनशु, कितना विशेष आदमी था तू। वो गहरी सांस लेता है। वो पहला गॉड ऑफ बर्जर्कर्स वाकई में बहुत ही विशेष था। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर का अपीयरेंस
उसके 99 लेयर्स और टॉप पर रखा वो प्राइसलेस ट्रेजर, ये सभी इमॉर्टल्स और बर्जर्कर्स को टेम्प्ट करने के लिए काफी था। टावर में एंटर करने के लिए सिर्फ 26 स्लॉट्स। ये एक ऐसी चीज थी जो पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स को खून से भर सकती थी। और ताकि ये 26 लोग मिलकर सीक्रेट में अपने रैंक्स डिसाइड न कर सकें, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने एक और रूल ऐड किया। वो ब्लड कलर्ड लाइट को 1 करोड़ ली तक फैलना चाहिए। इस वजह से यह सिर्फ एक खूनी कत्लेआम नहीं बल्कि पूरा जेनोसाइड बन गया। अगर इमॉर्टल ब्लड कम बहा तो कोई भी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर में एंटर नहीं कर पाएगा, और अगर टावर में एंट्री का हक ही नहीं मिला तो वो महान सेरेंडिपिटी भी नहीं मिलेगी। इसी वजह से सुमिंग ने लाई शन श्यू की आवाज सुनते ही उसकी विशसनेस महसूस की। इसी तरह जितने भी इमॉर्टल्स ने यह सुना, उनका दिल ट्रेजर के लिए लालच से भर गया, लेकिन साथ ही उनके जिस्म में एक ठंडी सी सर्दी दौड़ गई। किसी ने सोचा जरूर था कि शायद वो ट्रेजर्स ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर में मौजूद ही ना हो, लेकिन जो भी डिविनेशन में माहिर थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि यह सब सच है। खासकर जब हर डिसेंडेड इमॉर्टल सेक्ट उनके पास गया, और लाई शन श्यू की स्टेटस और कल्टीवेशन लेवल देखकर कोई भी यह नहीं मान सकता था कि वो झूठ बोल रहा है। चाहे इमॉर्टल्स उससे नफरत करते हों, यह सच को मानना उनके लिए मजबूरी थी। सुमिंग ने अपनी नजर डार्क स्काई से हटाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सोचता है, फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का ये ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर कोई ट्रैप नहीं, ये सीधा वॉर का ऐलान है। डितियन का क्लोन और इविल सेक्ट का जीएन ये समझ लेंगे कि ये उन्हें एक दूसरे को मारने पे मजबूर करने की चाल है। उन्हें बहुत सारी इमॉर्टल सोल्स चाहिए होंगी, और अगर कोई बर्जर्कर भी ये चांस चाहेगा तो उसे भी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। काश सिर्फ एक बंदा होता जो कंपीट करता। लेकिन यहां तो ट्राइब्स के अलावा फ्रीजिंग स्काई क्लैन जैसे बड़े क्लैंस भी हैं। ये क्लैंस तो और भी ज्यादा पागल हो जाएंगे इस फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की लेगेसी के लिए। क्या प्लान है? उसने सिर्फ इमॉर्टल्स को एक दूसरे से लड़वाया नहीं, बल्कि बर्जर्कर्स को भी मजबूर किया कि वो इमॉर्टल्स को मारें और खुद को सेरेंडिपिटी का चांस दिलवाए। हकीकत में लोग ग्रुप्स भी बनाएंगे। अगले 1000 दिन तक ईस्टर्न वेस्टलैंड्स खून से नहा जाएगा। सुमिंग ने अपनी आंखें खोली और उनमें एक तीखी चमक उभर आई। वो कहता है, केओस आने वाला है। सुमिंग ने अपना हाथ हिलाया, कुछ कदम पीछे लिए और जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठ गया। उसे हवा में खतरा महसूस हो रहा था और उसे अपनी कल्टीवेशन बेस को जल्दी से जल्दी रिकवर करना था। सिर्फ तभी वो इस आने वाले कैओटिक ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में अपनी जगह बना पाएगा। वो सोचता है, 26 स्लॉट्स, असल में 27 होने चाहिए, लेकिन दूसरे लोग मेरे स्लॉट के बारे में नहीं जानते। बाओ चू ने पहले ही अपना दिल साफ कर लिया था। वो उसके पास खड़ी रही। जब उसने सुमिंग की तरफ देखा, उसकी नजर में इज्जत थी और कुछ और भी, एक हल्की सी भावना जो छुपी हुई थी। बाओ चू कहती है, मास्टर फिक्र मत कीजिए, मैं आज जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र किसी से नहीं करूंगी। अगर आपको मुझसे और कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलती हूं। मेरे सेक्ट के लोग लगातार आएंगे ये जानने की कि वो माउंटेन अभी अभी क्यों उतर आई। वो थोड़ा झुकती है, रिस्पेक्टफुली बाव करती है, अपना सर झुकाती है और धीरे धीरे पीछे चल के फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ निकलने लगती है। जब वो जाने ही वाली थी, सुमिंग की नजर उस पर टिक गई। उसका चेहरा शांत था, बिल्कुल स्टिल वाटर की तरह, चाहे उसने उसका खूबसूरत चेहरा और अल्यूरिंग बॉडी देखा हो। सुमिंग कहता है, मेरे खून ने तुम्हें बर्जर्कर्स डिजास्टर से बचाया, तुम्हारा इस पर क्या सोच है? बाओ चू रुक गई। उसके जिस्म में एक हल्का सा कंपन आया। उसने अपना सर उठाया और सुमिंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिला जुला एक्सप्रेशन था, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा अफसोस और थोड़ा लगाव। बाओ चू धीरे से कहती है, मैंने कुछ नहीं सोचा। उसने अपना सर नीचे कर लिया, जैसे वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर पा रही हो। सुमिंग पूछता है, क्या तुमने कभी डेस्टिनी को देखा है? जब बाओ चू ने डेस्टिनी शब्द सुना, उसका जिस्म फिर से कांप उठा। उसने इंस्टिंक्टिवली कुछ कदम पीछे लिए। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। बाओ चू घबरा के कहती है, मैंने कभी उसे नहीं देखा, न कभी सुना। मास्टर प्लीज मुझे डेस्टिनी के बारे में बोलने को मजबूर मत कीजिए। हर इमॉर्टल जो लैंड ऑफ बर्जर्कर्स में डिसेंड करता है, उसे कसम खानी पड़ती है। अगर हम डेस्टिनी के बारे में कुछ भी बोलें तो हमें सजा मिलेगी, और हमारी फैमिलीज जो इमॉर्टल रेल्म में हैं, वो भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। उसने सुमिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में रहम की दरख्वास्त थी। सुमिंग कुछ देर चुप रहा। थकान उसके चेहरे पर आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस मामले पर और सवाल नहीं किया। वो सोचता है,
मैं डेस्टिनी के बारे में जान भी लूं तो कर क्या सकता हूं? चाहे मैं अपने गैसेस को प्रूव भी कर दूं, मैं अभी भी इन डेथ रीजन में फंसा हूं। मुझे अभी भी नहीं पता मेरी यादें कहां हैं, और न ही मुझे पता कि वो लड़की जिसने मुझे बिग ब्रदर कहा था कहां है। आखिर में मुझे ही इस राज को तोड़ना होगा। एक दिन मैं ये आसमान चीर के इस दुनिया से बाहर निकलूंगा। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही सुमिंग ने आंखें बंद की, उसने ये खुद से धीरे से कहा। बाओचू चली गई। बर्जर्कर्स डिजास्टर के बाद इविल स्पिरिट सेक्ट अपनी यूजुअल एक्टिविटीज पर वापस आ गई। काफी सेक्ट मेंबर्स बाओचू से मिलने आए और उस माउंटेन के उतरने की वजह पूछी। उनमें से किसी ने भी सुमिंग की प्रेजेंस महसूस नहीं की, न ही ग्रैंड सेक्ट एल्डर शेनडोंग ने। अगर सुमिंग खुद को छुपाना चाहे तो शेनडोंग जैसे बंधे के लिए भी उसे ढूंढना मुश्किल होता। सभी इमॉर्टल सेक्ट्स ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे बर्जर्कर्स डिजास्टर हुआ ही ना हो। लेकिन वो जाइगेंटिक पिट स्काई में, वो फ्लैट हुई माउंटेन रेंज और वो लंबी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर, ये सब सबूत थे कि सब कुछ सच में हुआ था। हो सकता है कुछ लोग सीक्रेटली टावर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हों। सुमिंग को पता नहीं कि उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले, लेकिन 1 महीने के अंदर उसने इविल स्पिरिट सेक्ट में कुछ चेंजेस महसूस किए। आइसोलेशन में जो लोग थे उन्होंने बाहर आना शुरू कर दिया। कभी कभी माउंटेन्स पर शक्ति की लहरों का तूफान उठता। आउटर सेक्ट डिसाइपल्स माउंटेन छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। जो ट्रेनिंग के लिए बाहर गए थे वो सब जल्दी से सेक्ट वापस बुलाए जा रहे थे, जैसे कोई अर्जेंट समन हो। एक मॉन्स्ट्रस माउंटेन प्रोटेक्शन रून धीरे धीरे इविल स्पिरिट माउंटेन को कवर करने लगा। उसने माउंटेन को सील कर दिया और दुनिया की शक्ति को खींच के जगह को फॉग से घिरा हुआ बना दिया। जो आउटर सेक्ट डिसाइपल्स पहले पनिशमेंट के लिए माउंटेन के नीचे भेजे गए थे, उन्हें भी वापस बुला लिया गया। सब अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर लौट आए और सीक्रेटली तैयारी करने लगे। पूरे इविल स्पिरिट सेक्ट में एक तनाव भरी हवा थी। सुमिंग इससे अनजान नहीं था। उसे समझ आ गया, ये लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं। बाओचू हर दिन उसके लिए मेडिसिनल कोर्स लाती थी और उनका क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। उसके कहने से सुमिंग को यकीन हो गया कि उसका एहसास सही था। यह सब इविल इमॉर्टल सेक्ट के ऑर्डर की वजह से था, जो बर्सर्कर्स डिजास्टर के 3 दिन बाद आया था। वो ऑर्डर सिर्फ 2 सेंटेंसेस का था, लेकिन उसमें खून की प्यास की बू आ रही थी। प्रिपेयर फॉर वॉर, गेट रेडी टू फाइट। उस महीने में मेडिसिनल कोर्स की वजह से सुमिंग की कल्टीवेशन रिकवरी तेज हो गई। उसके हिसाब से अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 1 और महीने में उसकी कल्टीवेशन का 9/10वां हिस्सा वापस आ जाएगा और आधे साल में वो पूरी ताकत से वापस आएगा। उस वक्त वो अपने लाइफ का सबसे ऊंचा पीक छू लेगा। उस वक्त वो बर्जर्कर सोल रियल्म को ब्रेक करने की कोशिश कर पाएगा। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो वो सब पर ओवरलुक करेगा, उन पर भी जो ऑलरेडी बर्जर्कर सोल रियल्म में ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुके हैं। यही थी उसकी कॉन्फिडेंस। वो सोचता है, आधा साल बहुत लंबा है। नॉर्मल हालत में ठीक था, लेकिन अब जब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर के लिए 1000 दिन लिमिट है, मुझे जल्दी से जल्दी बर्जर्कर सोल रियल्म तक पहुंचना होगा। लगता है मुझे बाहर जाना पड़ेगा और होंगलो की इनहेरिटेड सीक्रेट आर्ट को टेस्ट करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से मेरी कल्टीवेशन बेस ज्यादा रिकवर हो चुकी है, तो मैं उससे कुछ हद तक कास्ट कर सकता हूं। ड्रॉबैक्स होंगे, लेकिन करना पड़ेगा। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक वो ब्लड कलर्ड लाइट 1 करोड़ ली तक नहीं पहुंचती। लेकिन फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के वर्ड्स के हिसाब से ये रूल सिर्फ उन 26 स्लॉट्स पर है। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। मौका मिला तो मुझे देखना होगा कि ये रिस्ट्रिक्शन मुझ पर भी है या नहीं। अगर नहीं, सुमिंग की आंखों में चमक आई और वो दोबारा अपने ट्रेनिंग में डूब गया। ऐसे ही आधा महीना और बीत गया। उस दिन दोपहर के समय सुमिंग की आंखें खुल गईं। जब वो बैठा था, उनमें एक तेज चमक चमकी। उसने अपना सर उठाया और जैसे दीवार के पार देख रहा हो, उसने आसमान की तरफ देखा। 3 लंबी आर्क्स आसमान को चीरते हुए इविल स्पिरिट सेक्ट की माउंटेन प्रोटेक्शन रून की तरफ आ रही थीं। वो साइड बाय साइड थे और ऐसे लग रहा था जैसे शूटिंग स्टार्स हों, जिन्हें काले धुएं ने घेरा हुआ हो। तेज सीटी की आवाज के साथ वो 3 आर्क्स माउंटेन प्रोटेक्शन रून को क्रॉस करके इविल स्पिरिट सेक्ट में घुस गईं। उनका अपीयरेंस देखते ही सभी लोगों की नजर उन पर टिक गई। वो एक साथ चिल्लाते हैं, सर जी आन के ऑर्डर्स पर इविल स्पिरिट सेक्ट के शेनडोंग सामने आए और डिक्लेरेशन रिसीव करें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, इविल स्पिरिट माउंटेन से उठते काले धुएं से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। आवाज कहती है, मैं शेनडोंग इन तीनों इविल सेक्ट के मैसेंजर्स को ग्रीट करता हूं।
वो ट्रियो तुरंत अपने हाथ जोड़ के बॉव करते हैं उस ब्लैक स्मोक की तरफ। जो बंदा लीड कर रहा था उसने एक जेड स्लिप निकाला और जैसे ही उसे क्रश किया, एक इल्यूजनरी शैडो उसके सामने अपीयर हो गई। हवा डिस्टॉर्ट हो गई। शैडो का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ब्लैक रोब नजर आ रहा था जो उसके सर और चेहरे को कवर किए हुए था। उसे निकलती कोल्ड और सिनिस्टर प्रेजेंस पूरे इविल स्पिरिट सेक्ट में फैल गई। सबके दिल कांप गए। सब लोगों ने अपने सर झुका दिए और जमीन पर गिरकर वर्शिप किया। जैसे ही वो प्रेजेंस फैला, आसमान भी अंधेरा हो गया, जैसे फॉग का लेयर छा गया हो और कुछ दिखाई ना दे। शैडो कहता है, शेनडोंग। उसकी आवाज गहरी थी, बिना किसी इमोशन के। जो भी सुनता उसका दिल ठंडा हो जाता। शैडो कहता है, इविल स्पिरिट सेक्ट को लेकर 1000 रिवर वैली पर चढ़ाई करो। तुम्हारा टारगेट है हिडन ड्रैगन सेक्ट का एक ब्रांच जो वहां है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन हैं और तुम्हारा मिशन है उन सबको मार डालो। वहां एक डिफेंस लाइन सेट करो और उसे हमारी इविल सेक्ट के बेस में बदल दो ताकि हम यहां के सारे इमॉर्टल सेक्ट्स पर इन्वेड कर सकें। उस वक्त एक मिडिल एज्ड आदमी जो ब्लू रोब पहने था ब्लैक स्मोक से बाहर आया। उसने अपने हाथ जोड़ के रिस्पेक्टफुली शैडो को बाव किया। वो कहता है, मैं समझ गया। शैडो ने और कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो गायब हो गया। 3 मैसेंजर्स ने शेनडोंग की तरफ अपने हाथ जोड़ के सल्यूट किया। उनमें से 2 तुरंत लॉन्ग आर्क्स बनकर माउंटेन प्रोटेक्शन रून को क्रॉस करके निकल गए। पीछे सिर्फ एक बंदा रह गया जो चुपचाप शेनडोंग के सामने खड़ा रहा।